नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम जीवन शैली में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है योग और ध्यान। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि एक स्वस्थ और मजबूत जीवन शैली जीने के लिए हमें योग और ध्यान दोनों की ज़रूरत होती है। ऐसे में योग करने और ध्यान लगाने से हम कई तरह के शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से पार पा सकते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कई तरह के योगाभ्यास और आखिर ध्यान करना क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुपम कुठारी जी हैं जो योगाचार्य हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, आपका एवं दूरदर्शन देहरादून के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। नमस्कार। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो योग प्रशिक्षु भी उपस्थित हैं। हमारे साथ अपर्णा शर्मा हैं और साथ ही साथ हमारे साथ परीक्षित काम्बोज जी भी हैं जो इस कार्यक्रम के दौरान हमें योगाभ्यास करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवालों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर काम्बोज, योग और ध्यान कहीं ना कहीं एक आपस में गहरा संबंध रखते हैं और एक प्राचीन विरासत हमारे देश की है। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इन दोनों का संबंध क्या है और किस तरह से आप इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। मैम, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि योग और ध्यान योग का ही एक विषय है, योग का ही एक अंग है। यदि हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसके अंदर 8 अंगों की चर्चा की गई है महर्षि पतंजलि द्वारा। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार से 8 अंगों का जो एक भाग है उसके द्वारा हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, समाज में बहुत सारे अपराध हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम निरंतर योग अभ्यास करेंगे तो हमारे जो मन का जो स्तर है, जो मन का जो एक नकारात्मकता का जो भाव भरा हुआ है वह दूर होगा। और जैसे हमारा मन शांत होगा, हमारे विचार शांत होंगे, विचारों में प्रखरता उत्पन्न होगी, हमारे अंदर सकारात्मकता उत्पन्न होगी। और जैसे जैसे हम सकारात्मक होते हैं तो वैसे हमारे शरीर के रोग भी दूर होने लगते हैं। जब शरीर के दूर रोग होंगे तो हमारा समाज में भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस वक्त योग प्रशिक्षु भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमें ये तो जानकारी होती है कि कई तरह के योगाभ्यास होते हैं, लेकिन नियमित रूप से जिन्हें हमें करना ही चाहिए वो कौन से ऐसे योगाभ्यास हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं बदलते परिदृश्य में, क्योंकि हर समय आप भागा दौड़ी बहुत हो रही है, सभी लोग इतने व्यस्त हैं कि योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम छोटा सा पैकेज बना देते हैं योगाभ्यास का कि जिनके माध्यम से उनके शरीर और मन का एक संतुलन बना रहे। तो उसके लिए मैं परीक्षित जी को कहूँगा कि वो अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे पहले करते हैं जो सबसे सरल होता है और हर व्यक्ति लगभग कर पाते हैं, उसमें सूर्य नमस्कार के अभ्यास को लेंगे, जिसमें कि 12 प्रकार के आसनों का एक समावेश किया गया है। उसमें हम सबसे पहले करेंगे, परीक्षित को बोलेंगे आप सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले प्रणामासन नंबर 1 जो मुद्रा होती है, ये बिल्कुल अपने हृदय के स्तर से हम उसको प्रणाम करते हैं। और उसके बाद जो सेकंड जो इसका अभ्यास होगा, हस्तोत्थान का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पूरे शरीर को पीछे को लेके जाएंगे। और जब भी आप अभ्यास करें तो शारीरिक जो धारणा है, शरीर में जहाँ पे खिंचाव उत्पन्न हुआ है उस पर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एक विशेष प्रकार की अनुभूति हो रही है। आएंगे 3 नीचे की ओर आएंगे, पादहस्त का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए आएंगे और देखेंगे। जब भी आप अभ्यास करें हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपकी शरीर की जो पोजीशन है उसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में कि जो भी स्ट्रेचिंग हो रही है, जितना आप स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे तो समझेंगे उतना लाभ आपको हो रहा है। 4 अश्व संचालन, घोड़े की शरीर की तरह आकृति। 5 पर्वतासन। 6 धीरे धीरे करेंगे। जब भी आप ध्यान रखें, योगाभ्यास करें, एक प्रारंभ में किसी गुरु के माध्यम से या किसी प्रशिक्षक के माध्यम से आप अवश्य करें। 7 भुजंगासन। देखिए ये बिल्कुल कमर को यूज़ हो रही है, पूरी स्पाइनल आपकी यूज़ हो रही है, जिसमें आपकी एक वर्टिब्रा यूज़ होते हुए आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। 8 पर्वतासन। यहाँ से हमारे आसन फिर से रिपीट होने लगते हैं। 9 अश्वसंचालन। 10 पादहस्तासन। फिर वही 7 के बाद रिपीट आसन होते हैं हमारे। 11 हस्तोत्थान और 12। ये हमारे एक सेट हमने पूर्ण किया। इस प्रकार से यदि आप निरंतर 5 से 10 अभ्यास भी कर सकते हैं तो आप समझिए कि आपका एक दिन का योग अभ्यास हो गया है। इसके साथ ही हम 1-2 अभ्यास को करेंगे, जैसे लेट के करेंगे आप। जी हाँ। तो इसके बाद आप कौन सा योगाभ्यासन हमारे दर्शकों को बता रहे हैं? इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन,
हल्का अभ्यास है, एक एक पाँव से हम प्रारंभ करेंगे। अपने पाँव को श्वास छोड़ते हुए 15 डिग्री तक उठाएंगे और देखेंगे कि इसका अभ्यास सीधा आपकी नाभि प्रदेश पर पड़ रहा है। नाभि अर्थात कंद योनि नाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जितनी भी ऊर्जा हमारी संग्रहित होगी तो हमारा पाचन शक्ति तीव्र होगी और उसके साथ साथ हमारे शरीर में एक अथाह ऊर्जा का संचार होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर से, लेकिन अब जब भी आप करें बिल्कुल धीरे धीरे से इसका अभ्यास करें वापस। और जो बिल्कुल थोड़ा स्वस्थ हैं, थोड़ा सा कर सकते थे, तो दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे 15 डिग्री उत्तान पादासन। धीरे से वापस आए। ये था उत्तान पादासन का अभ्यास। एक और अभ्यास हम करेंगे नौकासन। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का नाभि डिस्लोकेट हो जाती है और उससे बहुत सारे शरीर में समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा इंडाइजेशन की समस्या होती है। तो आप उठाएंगे दोनों पैरों को 15 डिग्री से ऊपर उठाते हुए 70 डिग्री लाएंगे, हाथों को 45 डिग्री और गर्दन को 30 डिग्री। तो यह अभ्यास है नौकासन। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके नाभि प्रदेश पर बहुत अधिक दबाव उत्पन्न हो रहा है। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को एक्टिवेट करता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। धीरे से वापस आइए। ये हमारे नियमित अभ्यास में हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने 3 बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास बताए हैं हमारे दर्शकों को। तो रोज़ाना ये अपने जो योगाभ्यास है उनमें ये शामिल ज़रूर करना चाहिए। बाकी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे जब, तो आपसे और भी जानकारी हम लगातार लेते रहेंगे। यहाँ पर उम्र की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन सी सही उम्र होती है जब योगाभ्यास को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए? क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा उम्र में शुरू करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर जब कभी बीमारी होती है उससे संबंधित योगाभ्यास करते हैं। लेकिन सही उम्र योग करने की क्या है, कब से शुरुआत करें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर जगह समय के साथ हमें पूछा जाता है कि कब हम अभ्यास करें। तो बहुत सारे शास्त्रों में हमें इसका वर्णन मिलता है कि इसको अभ्यास को 8 वर्ष के बाद प्रारंभ करना चाहिए। तो कि यदि हम इससे पूर्व में अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, हार्मोन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। लेकिन 8 वर्ष के बाद धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना चाहिए। और कुछ जब यदि कोई बच्चा होगा तो उसके एज के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उन अभ्यासों को बनाना चाहिए, ताकि शरीर उसका सुदृढ़ हो, मन उसका शांत हो और वो समाज के साथ एक अच्छा तालमेल बना सके। क्योंकि योग एक जीवन शैली है, एक दिनचर्या है। यदि हम जीवन में योग को अपना लेंगे तो स्वतः हम देखेंगे हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे कर्तव्य में, हमारे काम के अंदर नाना प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने बताया कि 8 वर्ष की उम्र सही उम्र होती है जहाँ पर हमें शुरुआत योगाभ्यास की करवा देनी चाहिए बच्चों में। बच्चों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डॉक्टर कुठारी, बच्चों के लिए कौन कौन से योग उन्हें करने चाहिए? क्या सारे योग वो कर सकते हैं? उनको किस तरह से बिठाएं, क्योंकि योग करना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनके जीवन में योग की शुरुआत किन अभ्यासों से की जाए? जी, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं और बच्चों को बहुत सारी ऊर्जा भी होती है। तो उनको हम कैसे नियंत्रण करें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ अभ्यास ऐसे हम योगाभ्यास बनाते हैं कि ताकि उनकी चंचलता को दूर करें, उनकी ऊर्जा को नियंत्रण करने का प्रयास करें। उसके लिए हमारे साथ जो योग प्रशिक्षक आई हुई हैं अपर्णा शर्मा जी, उनका अभ्यास करेंगे। तो योग क्या है कि जो बच्चे जब खेलेंगे तो खेल की स्थिति में उनको योगाभ्यास कराएंगे। ठीक है, कि जैसे ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। देखो बच्चों, हम बनाएंगे पेड़ की तरह, ताड़ मतलब पेड़ का वृक्ष। तो धीरे से हम दोनों हाथों उठाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और अंतिम स्थिति पंजे में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर चंचलता कम हो जाएगी, उसकी मानसिक स्थिरता बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जो एक अभ्यास है ताड़ासन का अभ्यास, ये हमारी मन और तन की चंचलता को दूर करता है। बिल्कुल। इसके बाद हम धीरे से वापस आएंगे। इसी के साथ ताड़ासन के साथ हम एक और अभ्यास करेंगे वृक्षासन। ये भी क्या है, हमारे मेंटल और फिजिकल बैलेंस को बनाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत लाभ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत से चंचल होते हैं और अचानक एक जगह स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होगा कि एक पैर को हम सीधे अपने जंघा के बगल से रखते हुए और शरीर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे और ध्यान एक किसी बिंदु में केंद्रित करेंगे ताकि उसकी स्थिरता बन सके, आसन की संतुलन बन सके। मतलब धीरे से वापस आएंगे और इसी के आधार पर हम एक और अभ्यास करेंगे, गतिशील करेंगे, ताकि बच्चों की ऊर्जा को नियंत्रित करें। तो क्या करेंगे, हाथों को श्वास भरते ऊपर की ओर लेके जाएंगे, उत्तान पादासन, श्वास बैक बेंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे सीधे पादहस्त की ओर। और इसे हम धीरे धीरे नहीं करेंगे, थोड़ी गति की करेंगे। 1 2 3 4,
इस तरह बच्चों को करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों की हाइट भी इससे बढ़ेगी, उनकी जो चंचलता वो भी दूर होगी, और जो भी आजकल बच्चों के अंदर बहुत सारा निराशा आ जाती है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो यदि इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे ही उनका लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के बाद बात महिलाओं की यहाँ पर कर लेते हैं। महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में कई तरह की समस्याएं, कई तरह के उतार चढ़ाव से जूझती हैं। उन्हें खास तौर पर शरीर मजबूत रखने के लिए, और खास तौर पर गर्भवती महिलाएं, क्योंकि वो भी गर्भधारण का भी एक जो पूरा फेज होता है वो काफी कष्टों से भरा होता है। तो पहली बात तो क्या उस दौरान योग करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो गर्भावस्था में किस तरह के योग करने चाहिए, और आमतौर पर भी महिलाओं की कई समस्याएं होती हैं, तो कुछ ऐसे आप योग बताएं हमारे दर्शकों को जो जिन्हें महिलाएं रोजाना कर सकें। जी जी, देखिए कि महिला एक परिवार के एक आधार स्तंभ होता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पाइनल बोल सकते हैं या बैकबोन बोल सकते हैं। तो उनके लिए आवश्यक है कि निरंतर कुछ समय का अभ्यास जरूर करें ताकि उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति सही रहे। आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ महिलाओं के अंदर बहुत सारे हार्मोनिकल चेंजेस भी आते हैं, तो उनको स्थिर करने के लिए या उनको दूर करने के लिए योग बहुत फायदेमंद करता है। तो जैसे आपने गर्भवती महिलाओं के लिए बात की, तो इनको जरूर अभ्यास करना चाहिए, चाहे वो हल्के फुल्के अभ्यास हो। तो आज हम उनका हल्का से एक डेमो करके दिखाएंगे। अपर्णा शर्मा जी, आप बैठ जाइए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कंद संचालन का अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि जब आप देखते हैं दिन भर हम काम करते हैं, घर पे महिलाएं काम करती हैं तो हाथों में दर्द होने लगता है। तो श्वास छोड़ते हुए घुमाएंगे हाथों को आगे से पीछे की ओर, 1 और 2। इसको हम लगभग 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसी अभ्यास को हम फिर एंटी क्लॉक फिर हम इसको अपनाएंगे। हाँ, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। ये कहीं ना कहीं कमर के लिए बैक एक, और आपने देखा होगा कि आकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप उस बीमारी से भी बच सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़िए, वज्रासन में आप बैठे हुए पहले ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसी में आप बिल्कुल हाथों को दोनों घुट्टे के ऊपर रखें, आंखें बंद, और जितनी देर आप बैठेंगे तो अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। इनहेल और एक्सहेल पर ध्यान दीजिए, और जब भी आप श्वास और प्रश्वास लें उसी गति पर ध्यान दीजिए कि हम श्वास किस प्रकार से ले रहे हैं और किस प्रकार से छोड़ेंगे। जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होगा कि आपका मन शांत होगा। और ये एकमात्र एक ऐसा अभ्यास है जिससे कि भोजन के बाद भी कर सकते हैं। सामान्यतः कहा गया है कि आसनों को भोजन के उपरांत नहीं करते, लेकिन एक सिर्फ आसन वज्रासन ऐसा अभ्यास है जिसके भोजन के उपरांत भी कर सकते हैं। तो ये हो गया वज्रासन का अभ्यास। इसके बाद आ गया आपका बद्ध कोणासन करेंगे, जैसे कि तितली आसन का अभ्यास भी कहा जाता है, उसकी तरह होता है। लेकिन इसमें क्या करें, हम पैरों को नहीं हिलाएंगे, सीधे तितली आसन के अभ्यास में आ जाएंगे। और उसकी जो फीलिंग्स है, जो पैल्विक एरियाज के लिए, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उनका पैल्विक एरिया खुला होना चाहिए। उनकी जो हिप्स जो पोर्शन है उसका बिल्कुल जितना खुला रहेगा, पैल्विक का जितना खुलेगा उतना उनको लाभ होगा। तो ये आप एक बद्ध कोणासन भी का अभ्यास आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के लिए। साथ ही साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन अर्थात नाड़ियों को शुद्ध करने वाला अभ्यास। जब भी हम गर्भ में होते हैं तो जो भी हमारी जो माँ के द्वारा जो पोषित अनाज होता है, जो भी हम भोजन करते हैं वो हम क्या करते हैं, नाभि के द्वारा करते हैं। नाभि जितनी हमारे स्वस्थ रहेगी, कंदियों ने नाड़ी भी से कहा जाता है, ठीक है। तो पूरे यहीं से पूरे शरीर में बेहतर ज़्यादा प्रकार की नाड़ियाँ गति करती हैं प्राण के माध्यम से। तो आप जब देखते हैं, जब आप यह अभ्यास करते हैं तो जब भी इन अभ्यासों को करते हैं तो नाड़ियों प्राण का गमन शुरू हो जाता है। शरीर में जब प्राण ब्लॉकेज होता है तो तभी शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं। तो जब नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका प्राण में जो टॉक्सिन्स है बीच में जो फंसे हुए हैं वो नाड़ियों से दूर होता है और आदमी स्वस्थ होने लगता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाईं नासिका से लंबा श्वास लेंगे और फिर बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से छोड़ेंगे, और फिर दाईं नासिका से लेंगे गहरी श्वास और फिर बाईं नासिका से छोड़ देंगे। तो आप देखिए कि सिर्फ एक चक्र हुआ आपका। कम से कम इसे 15 से 20 बार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर स्फूर्ति, आपके अंदर एक ताकत, आपके अंदर एक लचीलापन शरीर की तरह और मन के स्तर से भी। समस्या क्या है, हमारे मन हमारा लचीला नहीं है। जिस बात को पकड़ लेता है उस बात में दृढ़ हो जाता है, नकारात्मक विषय में, सकारात्मक में नहीं। तो जब आप नाड़ी शोधन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक विशेष परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नींद पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, कई हमारे जो सवाल आते हैं लोगों के, सही समय योग करने का कौन सा है। कई बार तो लोगों को समय नहीं मिलता, सुबह या शाम को नहीं मिलता, लेकिन जब भी समय मिले वो कौन सा सही उन्हें चुनना चाहिए समय, या समय निकालना चाहिए जिस समय सबसे ज़्यादा फायदा योग करने का शरीर को मिलता है। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्योदय से 2.5 घंटे का पूर्व जो समय है या सूर्योदय के आसपास के समय में आप अभ्यास करते हैं तो उसमें क्या होता है कि यदि हम आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वात पित्त कफ संतुलन होता है। जब हम वात पित्त कफ संतुलन की अवस्था में योगाभ्यास करते हैं तो आपको अधिक फायदा होता है,
क्योंकि वो तीनों ही चीज़ समवस्था में आने लगती हैं। तो यदि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं या जो भी हमारे नया युवा देख रहा है, तो यदि वो प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। परंतु आज आप देखते हैं सबकी लाइफस्टाइल, देर में सोना, देर में उठना है। तो मेरा ये मानना है कि आप जब भी उठें अपने लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का एक नियमित समय जरूर रखें और उसके माध्यम से आप स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। वो समय आपका सुबह भी हो सकता है, मध्य दिन में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है और मध्य रात्रि में भी हो सकता है। किसी का शाम की ड्यूटीज़ होती हैं, वर्किंग आवर्स होंगे, तो लगभग 12 बजे घर आएगा, तो घर आने के बाद आप 5 से 10 मिनट का या 15 मिनट का योग अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल। नींद की हम यहाँ पर बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, सही समय जागने का और सोने का क्या होना चाहिए, और कई लोगों को नींद ना आने की भी शिकायत होती है, तो उसके लिए क्या कोई आसन जो सोने से पहले किया जा सकता है और जिसका फायदा नींद के रूप में मिले? जी, योग अभ्यास नींद में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आपने अपने जीवन को इतना अनियंत्रित कर लिया है, अपनी जीवन शैली को इतना खराब कर लिया कि हम टाइम से सो नहीं पाते हैं। तो लगभग यदि आजकल के समय के हिसाब से देखा जाए, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, तो यदि हम 10 बजे भी सो जाएं और सुबह 5 बजे उठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, अपने जीवन शैली के लिए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ आसन का अभ्यास कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो अपर्णा जी करेंगे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। तो हल्के से गले को संकुचित करेंगे और जब श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों गति में हल्का सा एक साउंड करेंगे। साउंड किस प्रकार का, जैसे एक छोटा बच्चा खराटे लेता है, उस प्रकार की ध्वनि अब जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो प्राण वायु है वो आपको बहुत शांति प्रदान कर रही है। आपके जो विचार हैं, नींद क्यों नहीं आती है, नींद के पीछे कहीं ना कहीं हमारे विचार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे विचार ऐसे नकारात्मकता की ओर भाग रहे हैं कि जहां हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे। तो इसमें धैर्य से तो उज्जाई प्राणायाम को श्वास लेना है और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ना है, श्वासों को लेना है और छोड़ना है, और ये उच्च रक्तचाप में भी बहुत लाभप्रद होता है। बिल्कुल। साथ में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं जी। उसमें आप भ्रमर गुंजन, अपर्णा जी भ्रमर करके दिखाएंगे आप। इसमें आप षण्मुखी मुद्रा का उपयोग करेंगे। षण्मुखी मतलब 6 छिद्र, जिसमें कि आप 2 आंखें, 2 छिद्र हो गए, 2 नासिका और 2 कान, जिसको पूरा बंद करते हुए हम भौरे जैसे गुंजन को लेंगे और छोड़ेंगे। तो आप पूरी गहराई से श्वास को लेके और पूरे भ्रमर को कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में आपके मन के विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे और आपके जब शांत आती है आपको उसके बाद नींद आने प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी निरंतर 5 से 10 मिनट करेंगे तो लाभ प्राप्त। तो ये हम अपने बिस्तर पर ही कर सकते हैं, या इसके लिए भी हमें योगा, जब हम योग मतलब फर्श पर बैठकर मैट बिछाकर तब करना चाहिए? सोने से पूर्व में तो सबसे अच्छा है कि आप अपने बिस्तर पे कर सकते हैं। आपके लिए इतना छूट है कि आप बिस्तर में कर सकते हैं। हाँ, जब आप एक योगाभ्यासी बन जाएं तो आप प्रयास करें कि अपने योगा मैट के आप उस पर अभ्यास करें। हम लगातार योग की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान लगाना कितना महत्वपूर्ण है, और इससे हमारी एकाग्रता पर कितना असर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर कितना असर पड़ता है, और योगाभ्यास के साथ साथ ध्यान लगाना, ये इसका संतुलन हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है? देखिए, मैंने जो शुरू में भी कहा था कि ध्यान योग का ही एक अंग है, ध्यान कुछ अलग नहीं है। और आपने देखा होगा बचपन से हमें कहा जाता है कि ध्यान से चलिए, ध्यान से बैठिए, ध्यान से खाइए। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान का मतलब कि आपका अपना मन एक विषय पर केंद्रित हो रहा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो ध्यान का आप सीधे समझ गए होंगे कि आपका मन जैसे नियंत्रण में आ जाएगा तो आपकी जो भी नकारात्मकता दूर होगी, ठीक है, और आप सकारात्मकता की ओर आएंगे तो आपके जो भी हार्मोन्स हैं, आपकी जो नकारात्मकता है, आपके जो तनाव है, खुद ही समाप्त होने लगेगी। और जब आप समाप्त होगी तो आप देखेंगे आपके मन से, विचारों से, भावों से आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो ध्यान के अपनी एक पराकाष्ठा है, लेकिन आपको प्रारंभ करने पड़ेगा। और ये इसमें क्या होगा, आपकी निरंतरता अब जरूरी है। आपको निरंतर आप यदि आप करते हैं 5 से 10 मिनट का अभ्यास करते हैं, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद टेक्निक बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना। आप आंखें बंद कीजिए और श्वासों को लीजिए और छोड़िए, अपनी प्राण पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्राण क्या है, प्राण ही जीवन है, बिना प्राण के जीवन संभव नहीं है। और उपनिषद में कहा गया है कि प्राण हुआ श्रेष्ठ से ज्येष्ठ से, प्राण क्या है, श्रेष्ठ भी है और ज्येष्ठ भी, वीवीआईपी जो कल्चर से, तो प्राणी है। या एक बार प्राण चले जाएगा तो शरीर नश्वर हो जाएगा। तो आपको बहुत बड़ी टेक्निक यूज करने की आवश्यकता नहीं ध्यान के अंतर्गत। आप सिर्फ क्या करके अपनी प्राण को इनहेल और एक्सहेल को देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ जुड़ता हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, बात मोटापे की करते हैं। एक ऐसी समस्या है मोटापा की, आज विश्व भर में लोग इससे जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोटापा जो है ये अन्य बीमारियों का कारक भी बनता जा रहा है। तो मोटापा
ना हो, और अगर जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं वो इसको कैसे घटा सकते हैं योग के जरिए, इस पर आप कोई हमें जानकारी तो दे ही दीजिए, साथ ही साथ योगाभ्यास भी आप बताइए खास तौर पर मोटापे के लिए। तो सबसे पहले मोटापा एक महामारी का रूप लेने वाला है। कहीं कहीं तो रिसर्च भी आने लगे कि ये लगभग महामारी का रूप नहीं लगेगा। मोटापा क्या है? मोटापा समस्त रोगों की जननी है। चाहे आप शुगर की करें या आप थायराइड की समस्या हो, चाहे आपके अंदर कोई भी प्रकार का पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटापे के कारण आपका वेट ज़्यादा हो गया तो आपके क्या होगा, नीज पे दिक्कत आने लगी। तो आज मैं कुछ आपको ऐसा अभ्यास बताऊंगा कि इससे पूर्व जो हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, हम उसको भी हम कर सकते हैं। साथ में एक अन्य अभ्यास हम करेंगे, इसके अंदर गत्यात्मक करेंगे, उसमें उत्तान पादासन और हलासन का अभ्यास करेंगे। तो मैं परीक्षित जी को बोलूँगा कि आप लेटिए शवासन की स्थिति में और धीरे धीरे पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री तक उठाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और श्वास भरते हुए नीचे की ओर लाएंगे। इस क्रिया को कम से कम हम 10 से 15 बार करेंगे। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जो हमारे शरीर के अंग हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ और नाभि केंद्र पर अधिक प्रभाव पड़ता हुआ, और नाभि केंद्र पर जितना हमारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सेंट्रल ग्रेविटी है उस पर जितना आप प्रभाव से काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा नियंत्रित हो रही है। और जब भी हम इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी क्या होगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ती हुई चली जाएगी। अगला अभ्यास करेंगे, हम वापस आएंगे धीरे से। अगला अभ्यास करेंगे नौकासन का, फिर से एक बार अभ्यास करेंगे। दोनों पैर उठाएंगे, दोनों हाथ सीधे, गर्दन ऊपर की ओर और ध्यान पूरे शरीर की ओर। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए नौकासन का अभ्यास। इसी में अगला अभ्यास कर सकते हैं हम साइकिलिंग का, है ना। साइकिलिंग सभी जब आप कहते हैं तो आप दोनों पैर को मोड़ेंगे और धीरे धीरे एक एक करके, हाँ, ये अपने पेट को लाएंगे, पाँव को जितना आगे को झुकेंगे लेके जाएंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। तो सीधे आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उस पर प्रभाव डालेगी और आपका मोटापा दूर हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ खान पान की भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। योगासन तो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में आपको ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं लेनी है जिसमें अत्यधिक वसा होगा। और साथ में आपकी सोने की जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, आप समय सोएंगे तो आप देखेंगे आपका मोटापा स्वतः ही दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मोटापे की भी यहाँ पर हमने बात कर ली। एक और समस्या है जो बेहद आम होती जा रही है, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, या एंग्जाइटी से जुड़े जो इश्यूज होते हैं। आजकल कम उम्र के लोगों में भी डिप्रेशन की समस्या जिसे कहते हैं यूथ, उनमें भी देखने को मिल रही है। तो जीवन शैली क्या इसका कारक है या फिर कुछ और वजहें हैं? पहले तो आप इसके बारे में बताइए, और फिर जो अभ्यास हैं जिनको करके हम डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, अवसाद अपने आप में, या तनाव कह ले या अवसाद के, सब एक उसी का एक स्वरूप है, ऊपर नीचे स्वरूप है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी अनियंत्रित जीवन शैली इसका एक मुख्य कारण है। आज हम देखते हैं कि हम दिन भर अपने गैजेट्स पे लगे हुए हैं। हमारी जो खाने के बाद यदि हमारी ऊर्जा हमारे मन के साथ केंद्रित होगी वो हो नहीं पाती है। और दूसरा, नकारात्मक सोच हमारी, आज हम बार बार नेगेटिव विचार ज़्यादा सोचते हैं, और जब भी नेगेटिव विचारों की लगातार श्रृंखला चली जाती है तो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। तो उसमें बहुत कारगर योग है। योग में अवसाद से संबंधित जो भी हमारे तनाव है या अनिद्रा है उसमें बहुत लाभदायक होता है। तो इसमें हम एक अभ्यास बताएंगे पहले करके, सिंहासन का अभ्यास करेंगे। बैठेंगे वज्रासन की अवस्था में बैठ के, थोड़े पैरों को फैला लेंगे, जिह्वा को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दौड़ेंगे। शेर अर्थात एक सबसे बड़ा जो जानवर है, शक्तिशाली, उसकी तरह आवाज करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो विचार है, वो आपको जो नकारात्मक विचार है वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और आपका जो डिप्रेशन है वो शांत होने लगेगा। साथ साथ इसमें हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसमें भ्रामरी प्राणायाम सेम जैसे अभी पूर्व में अपर्णा मैम ने किया था, तो उसमें षणमुखी मुद्रा बना के और धीरे धीरे श्वासों को भरेंगे, और उसमें जब हम श्वासों को छोड़ेंगे तो हम करेंगे भ्रमर गुंजन करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब कैसे कैसे अपनी उंगलियों को अपने जो चेहरे पे है किस प्रकार से रखना है? सबसे पहले हम कानों को बंद करेंगे, 2 छिद्री हो गए, 2 आंख और 2 नाक, हल्का से दबाएंगे। इसके बाद हम श्वासों को लेंगे और भ्रमर गुंजन का अभ्यास करके तो आप अभी भी करके कोई देखेगा तो तुरंत 1 से 2 मिनट में से लगेगा कि एक मन के अंदर विशेष प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि ऑफिस में जब लोग 12-12, 15-15 घंटे रहते हैं तो कई बारी शरीर के कई भाग सुन्न पड़ने लगते हैं। तो ऑफिस में बैठे बैठे भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज या ऐसे योगाभ्यास, माफ कीजिएगा, योगाभ्यास जो बैठे बैठे ही वहीं पे किए जा सकते हैं, जो
जो बॉडी जो हमारी बहुत देर से एक ही पोजीशन में रहती है, तो शरीर कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाए, तो ऐसा कुछ जो हम दफ्तर में बैठे बैठे कर सकते हैं या आते जाते समय अगर मौका मिले तब कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए क्या अभ्यास है, हम एक मानते हैं पवन मुक्तासन सीरीज। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ गर्दन के अभ्यास, कुछ हाथों का अभ्यास को हम निरंतर करेंगे तो ये समस्या हो सकती है। तो जैसे हम कुछ अभ्यास करेंगे, गर्दन का अभ्यास करेंगे, गर्दन को लेके जाएंगे बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए। तो आपने देखा होगा आज वर्तमान समय में हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए हम लोग लैपटॉप का यूज़ करते हैं, तो आपको देखिए सर्वाइकल एरिया बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर भी जब आप एक ही पोस्टर में बने रहते हैं तो बहुत लंबे समय से हमारे उसमें क्या है कि आपके गर्दन में भारीपन उत्पन्न होने लगता है। तो आप क्या करेंगे, ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे, जो भी परिचित कर रहे हैं, दाईं ओर बाईं ओर एक बार ऊपर लेके जाएंगे, गर्दन को वापस लाते हुए ऊपर गर्दन की ओर, फिर नीचे की ओर, ऊपर नीचे, कम से कम 5 से 10 बार ऐसे ही गर्दन को टिल्ट करेंगे, वापस आते हुए बाईं ओर गर्दन को मोड़ें, दाहिनी ओर मोड़ते रहें। तो इससे आप देखेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या होगी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी, क्योंकि आपका आजकल को वर्तमान जो शैली हमारे काम करने को बिल्कुल आगे झुक के, जब आप बच्चे बैठते हैं आगे झुक के बैठते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। ऑफिस में दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे हाथों को लॉक करके खींच के बाहर की ओर, परीक्षित जी श्वास भरते हुए और ऊपर को उठा दीजिए। जैसे हम ताड़ासन करते हैं खड़े होकर, तो बैठे बैठे आप चेयर में बैठे बैठे अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से हम क्या कर साइड बेंड कर लेंगे, लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड। तो आप देखेंगे साइड की जो स्ट्रेचिंग है, जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या होने लगती है, जो हमारा सर्वाइकल वाला जो एरिया है, बिल्कुल आप देखेंगे कि रिलैक्स होने लगेगा। तो आप इनको अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, हम अपने बहाना बनाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपकी सीट में ही आप बहुत सारे अभ्यास को बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर हम किसी जगह बैठे हैं तो हमारा जो रक्त संचार है उसमें भी कहीं ना कहीं ये मदद अभ्यास देते होंगे, अगर हम थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले वहाँ पर बैठे बैठे। जी बिल्कुल, जब भी हम योगा अभ्यास करते हैं तो इसमें प्राण का जो सर्कुलेशन होता है वो तीव्र होता है, हमारा रक्त का जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो एक्टिव होता है। जब आप कोई आसन करते हैं तो आप स्वतः ही भी करके देखेंगे, आप हमारे साथ भी, तो आप देखेंगे पूरे खींच रही है। तो जब आप खींचते हैं हाथों को तो स्वतः ही ब्लड का सर्कुलेशन तीव्र होने लगता है। और जब हम हाथों को खींचते हैं तो क्या हो, उसके माध्यम से प्राण का गमन तेजी से होता है। जब मैंने अभी पूर्व में कहा था कि नाड़ी शोधन क्या करता है, जब प्राण जाएगा तो जो भी ब्लॉकेज है हमारे नाड़ियों में, जो मल इकट्ठा हो रखा है उसको दूर करेगा। जब वो दूर होगा तो आपका क्या होगा, सर्कुलेशन सिस्टम खुद ही एक्टिव हो जाएगा। जब हमारा सर्कुलेशन सही रहेगा तो हमारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, चाहे वो हार्ट का सिस्टम है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, वो स्वतः ही स्वस्थ होने लगेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि सुबह का समय या जो भी समय हमें बेहतर हमें मिल सके, हमें तब अपना योगाभ्यास करना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें एक दिन में कितना समय योग को देना चाहिए ये ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार लोग शॉर्टकट में या फटाफट कर लेते हैं, लेकिन कम से कम हमें रोज़ाना कितना समय देना चाहिए? देखिए मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है। सामान्यतः हमारे मानना है कि आपकी जितनी एज है उतने मिनट आप अपना अभ्यास बनाइए। यदि छोटा बच्चा है और 10 साल का है तो वो बहुत ज़्यादा दिन भर एक्टिव रहता है, तो यदि आप 10 मिनट का अभ्यास करेगा तो आप देखेगा कि उसके अंदर स्वतः ही ऊर्जा आने लगेगी। लेकिन जो जैसे कि 50 साल का कोई व्यक्ति है, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, तो उसको क्या करना है, 50 मिनट ही यदि वो योगा अभ्यास करे तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। और यदि आपके पास समय नहीं है तो 15 से 20 मिनट आप कम से कम आप समय जरूर निकालें, तो आप देखेंगे कि आपका मन, तन, समाज, आध्यात्मिक यात्राएं प्रारंभ होने लगेंगी। तो हमारे साथ जो दोनों योग प्रशिक्षु हैं उनको हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों के सिखाए हुए जो योगाभ्यास हैं वो लोग नियमित रूप से प्रतिदिन करेंगे अपने जीवन में। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, और पूरे दूरदर्शन टीम को भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं जीवन शैली का आज का ये भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।